आपने आईजीएम किया, वो रेज निकल आया, ठीक, एडमिस वन उसका नेगेटिव है, एंड द पेशेंट इज सेइंग दैट ही डजंट हैव डेंगू फीवर बिकॉज he has dengue fever twice in the last 2 years. अब आप क्या करेंगे? ये विद्वान आपका क्या ख्याल है? पेशेंट है, आईजीएम आपने करवाया, आईजीएम पॉजिटिव निकलाया, पर बाकी कोई भी फीचर उसमें डेंगू वाला नहीं। राइजिंग टाइटर देखिए, राइजिंग टाइटर करवाया, राइजिंग टाइटर आ गया पॉजिटिव आ गया, यस, लेकिन पेशेंट डिलीवरी करने के लिए और आपको दूसरे कंसल्टेंट ने क्या करें, इसके तो सिम्टम्स ही डेंगू वाले नहीं है। देन आपको चैलेंज कर दिया आपके साथी कंसल्टेंट में से कि आपका डायग्नोसिस गलत है, आपने प्रूव करना है आपका डायग्नोसिस सुन लो। आपने आईजीएम करवाया फॉर डेंगू एंड आईजीएम इज रेज्ड, डॉक्टर रिजवान कहते हैं हमें सीरियल करवाना चाहिए और 4 टाइम्स रेज आ गया तो फिर हम कहेंगे कि बढ़ रहा है वो और वो डेंगू है। लेकिन डॉक्टर जाफर ने कहा कि नहीं, मैं आपका डायग्नोसिस को नहीं मानता। MS1 नेगेटिव था, PCR नेगेटिव था जी, चलिए PCR अवेलेबल था, PCR कराया, PCR पॉजिटिव आ गया। अब एक ऑप्शन में PCR पॉजिटिव आया, दूसरे में PCR नेगेटिव आया। PCR पॉजिटिव वाले तो आपने कहीं कर लिया, मैंने डायग्नोसिस PCR पॉजिटिव आ गया, दूसरे में नेगेटिव आ गया, आईजीएम फिर भी पॉजिटिव और 4 टाइम्स रेज भी कर गया। नेक्स्ट टाइम से 10,000 वाले नाम रखा करें ताकि पढ़ के आया करें, बताया करें कि क्या डायग्नोसिस PR ये क्या है? What is PR and ये इशू को रिजॉल्व कर दें, कैन रिजॉल्व द फास्ट पॉजिटिव आईजीएम एंटीबॉडीज रिजल्ट्स फास्ट बाय द नॉन स्पेसिफिक रिएक्टिव। आईजीएम डेंगू का हमने लिखा, वो पॉजिटिव आ गया, 4 टाइम रेज भी आ गया और PCR नेगेटिव है। आप इसी क्या है PRNT क्या चीज, गूगल वाले ने बताया कुछ नहीं बताया नहीं, जब गौर से पढ़ोगे। PRNT is an ELISA technique that detects specific antibody against the specific marker। जो हम ELISA technique यूज कर रहे हैं तो नॉन स्पेसिफिक आईजीएम को डिटेक्ट करता है, इसीलिए आप कोविड का ELISA करवा रहे हैं। कोविड का ELISA अवेलेबल नहीं, इट इज अवेलेबल, प्राइवेट सेक्टर वालों ने धड़ाधड़ करना भी शुरू किया है। Our worthy Anna Saab had arrived with Raji Saab. Please give them a big hand. So, we all thank you for your presence. फिर ELISA जो है वो तो नॉन स्पेसिफिक है, और अगर आप चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक हो तो PRNT को यूज करना चाहिए। This is available in the rest of the world, but unfortunately not available in Pakistan. IgG starts rising after 12 days and remain at higher level throughout the remaining life. तभी तो वो lifelong immunity develop करती है for the specific serotypes. Dengue fever versus dengue hemorrhagic fever. 2 different clinical conditions हैं from the beginning. ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरली मैनेज डेंगू फीवर कन्वर्ट हो जाए इन डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू फीवर में क्या होता है, कोई प्लाज्मा लीकेज नहीं होती है, हाल तो प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो सकती है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, हेडेक, मसल एक्स, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन ऐसी बोथ डेंगू फीवर एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर, और मैकुलर पैपुलर रैश हो सकता है। द ओनली specific points to differentiate between these two conditions is to detect the plasma leakage phase। जब तक आप प्लाज्मा लीकेज फेज को डिटेक्ट नहीं करेंगे आप नहीं कह सकते कि डेंगू फीवर है या डेंगू हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन जो है वो
स्किन हैंडलिंग हो सकता है, पीके परपरा, जिंजर ब्लीड, नेजल ब्लीड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड, हिमेचूरिया, कहीं से भी ब्लीड हो सकता है। हेमरेजिक में मैं बता चुका हूँ, जो की फीचर्स है वो है प्लाज्मा लीकेज, और कैसे टेस्ट उसको करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, हेस्ट टेस्ट के जरिए करते हैं। हेस्ट टेस्ट का दूसरा नाम है रंपल लीड टेस्ट, इसे टॉर्निकेट टेस्ट भी कहते हैं। ये पिछले इंटरव्यू में पीपीएससी में रंपल लीड टेस्ट के नाम से कंसल्टेंट पूछ रहे थे, व्हाट इज रंपल लीड टेस्ट, करना कैसे है इसको, हाउ टू परफॉर्म टॉर्निकेट टेस्ट और हेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। बीपीएपेटस की कफ को आप यूनिटल फोर्सेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दरमियान बीपी कफ को मेंटेन करेंगे फॉर 10 मिनट्स। आपने इन्फ्लेट किया, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को डिटेक्ट किया, फर्स्ट करो भाई 20-80 ब्लड प्रेशर आ गया पेशेंट का, तो आपने कफ को इन्फ्लेट करना है अप टू 100 और उसे 10 मिनट तक कफ को रहने देना है, और आफ्टर 10 मिनट्स आपने पीटीआई को काउंट करना है। उसके लिए क्या यूज करना है आपने, मैग्नीफाइंग ग्लास। विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल बी अनेबल टू डिटेक्ट द पीटीआई। 1 मिलीमीटर के होते हैं, 1 to 2 मिलीमीटर के डिटेक्ट नहीं होते, तो प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे टॉर्निकेट टेस्ट के लिए पॉजिटिव आएगा। और फिर अगेन मैं कह रहा हूँ, जो हमारे PGHOs कर रहे हैं इमरजेंसी, उन्होंने क्रिटिकल फेस को डिटेक्ट करना है जब पेशेंट को फीवर नहीं होना, तो डिटेक्ट कैसे होनी है, विद द हेल्प ऑफ टॉर्निकेट टेस्ट। जो हेमेटोक्रिट आप सिग्नल करवाएंगे, कैसे पता चलो 20% राइज है या नहीं। आप ब्लीडिंग का पूछ सकते हैं, मैक्युलर कैपिलर रेस्ट का पूछ सकते हैं, टॉर्निकेट टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट है डेंगू फीवर, पैरासीटामोल, डिहाइड्रेशन एंड बेड रेस्ट। किसी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारे ऐसे प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं कि डेंगू फीवर में भी ढेर सारी एंटीबायोटिक्स लिखी होती है, और वो आगे से जब 1-2 लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आप कोविड में तो दे रहे हैं ना, कोविड में दे रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं दे सकते। कोविड में मेन जो ऑर्गन इन्वॉल्व है दैट इज लंग, और लंग एक्सचेंज कर रहे हैं एयर को, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर 300 to 500 लीटर्स एक्सचेंज हो रही होती है पर ब्रेथ। तो जब इतनी हाई वॉल्यूम आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो एयर में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, एयर पार्टिकल मौजूद हैं, तो जो आपका ऑलरेडी डैमेज लंग है वहाँ पे इन्फेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। और जिन सोसाइटीज़ में एयर पोल्यूशन नहीं है, अमेरिका में, ब्रिटिश में, यूरोप में, तो वो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक यूज़ ना करें, फर्स्ट गेट कैल्सिट्रोनिन लेवल, and if it is raised only then you can use the antibiotics। तो अगला सवाल ये आ जाता है लोगों का कि डेंगू में प्रोकैल्सिट्रोनिन लेवल क्यों ना करना है। यस यू कैन डू, आप कर सकते हैं। अगर आपको सस्पिशन है किसी स्कैंडल इन्फेक्शन है तो गेट द प्रोकैल्सिट्रोनिन लेवल, एंड इफ इट इज रेज्ड देन यू शुड गिव द एंटीबायोटिक, अदरवाइज देयर इज नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक। पहले बताया कि स्कैंडल इन्फेक्शन हो जाए आइदर बैक्टीरियल और और इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें मॉर्टिलिटी बढ़ जाती है, उसमें आपने बस प्रोकैल्सिट्रोनिन लेवल करवाने हैं। अगर वो रेज आ जाए तो एंटीबायोटिक दीजिएगा, अदरवाइज ना दीजिएगा। किस मरीज को दाखिल करना चाहिए, सबको दाखिल कर लेना चाहिए, किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए, या फिर सर्टेन फीचर दाखिल करने चाहिए। इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, सबसे एंड वाला, ये बड़ा अच्छा है फॉर बोथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल। ये जो अनवेल है ना, लुक अनवेल, इसके ऊपर आप किसी को भी दाखिल कर सकते हैं। ये बड़ी मिस्टीरियस सी प्रेजेंटेशन है, लुक अनवेल। अदरवाइज पेशेंट मस्ट हैव persistent vomiting, severe abdominal pain, significant clotting, edema, hypotension and high hematocrit, marked thrombocytopenia। अब मार्क थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से क्या मतलब है, किसको दाखिल करना है, किसको दाखिल करना है। रिजवान कल आपने जो मरीज था उसको 15,000 प्लेटलेट तक हमें घर भेज दिया था उसको, क्यों,
फिर क्राइटेरिया क्या है, किसको दाखिल करना है किसको नहीं करना है। 15,000 वाले को हमने घर भेज दिया और अगले 15,000 वाले को दाखिल करेंगे। टिकट चूज हो गया, ये तो पार्शियलिटी होगी, इक्वल मैक्सिम मिले दोनों को। क्यों? अगर पेशेंट डेंगी हेमरेजिक फीवर का है और प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 है तो आप उसे दाखिल कर दें। पेशेंट डेंगी हेमरेजिक फीवर क्या है, क्रिटिकल फेज में है, आपने उसे दाखिल करना है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया चाहे उसका 99,000 है, लाख से नीचे नीचे है, आपने लाख से ऊपर भी है, क्रिटिकल फेज में है तो दाखिल करना है। ये वर्सनिंग साइन है। अदरवाइज जब आपने डिसीजन करना है दाखिले का तो आपने देखना है कि पेशेंट किस चीज़ का है, डेंगी हेमरेजिक का है तो फिर आपके लीकिंग फेज उसका क्राइटेरिया दाखिल का। और अगर डेंगी क्लासिक डेंगी फीवर है, कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं है और 7 डेज गुजर चुके हैं, 7 डेज क्रॉस हो गए, 7वां दिन है तो आप कहते हैं रिकवरी फेज में आ रहे हैं, फेब्राइल है, रिकवरी फेज में आ रहे हैं, कहीं कोई ब्लीडिंग का एविडेंस नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप पेशेंट को कहते हैं कि होम मॉनिटरिंग कर सकता है, सिर्फ अपने डेली बेसिस के ऊपर प्लेटलेट काउंट करवाता है। तो जो एडमिशन है वो केस टू केस डिसीजन होगा, क्लिनिकल सिनेरियो को देखते हुए इसमें ज़रूरत है और इसमें ज़रूरत नहीं है। फ्लूइड मैनेजमेंट, अच्छा आप फ्लूइड मैनेजमेंट 2 हिस्सों में कन्वर्ट होगी। ये जो हम फ्लूइड मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं ये गवर्नमेंट क्राइटेरिया, अमेरिका ने CDC ने अपनी नई फ्लूइड मैनेजमेंट 2021 में रिलीज की इन सितंबर 2021। सितंबर 2021 में अमेरिकन क्राइटेरिया उन्हें चेंज किया, इससे थोड़ा सा वो बाद में देखेंगे, पहले उसको देखते हैं। इनिशियल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डेज कोई लीकेज नहीं होती पेशेंट में, जब लीकेज नहीं है तो आप पेशेंट को कहते हैं कि आप ओरल फ्लूइड ले सकते हैं, या अगर आपने दाखिल किया हुआ है कोई फेब्राइल इलनेस की वजह से तो यू कैन फ्रीली गिव नॉर्मल सेलाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइड्स एंड कोलाइड्स? ये क्या फर्क है? कहते हैं क्रिस्टलाइड्स देनी है, कोई कहता है कोलाइड्स देनी है। व्हाट इज क्रिस्टलाइड्स? एचओ कहते हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइड्स, व्हाट इज कोलाइड्स? क्या है क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स के? ये बताना किसी को। व्हाट इज क्रिस्टलाइड्स, व्हाट इज कोलाइड्स? जी पीजी आप बताओ। क्या है ये? हम कहते हैं कोलाइड्स हैं, ये हम कहते हैं क्रिस्टलाइड्स हैं, ये क्या फर्क है, क्या रोल है? जी वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिनमें आयन होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, जिनके अंदर ये हैं वो ये डेक्स्टर 40 उसमें भी सोडियम है। आपने जो पहला जवाब दिया मैंने कहा एक्सीलेंट, जबरदस्त है कि अगर आयन हैं, क्रिस्टल्स हैं तो क्रिस्टलाइड्स हैं, तो डेक्स्टर 40 भी 0.9% में होता है। फैसला इसके होगा कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट कौन से वाले हैं। क्रिस्टलाइड तमाम सॉल्यूशन को कहेंगे जिनमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड है, रिंगर लैक्टेट है, हार्टमैन सॉल्यूशन है, ये सारे क्या है क्रिस्टलाइड्स। कोलाइड्स उनको कहेंगे दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, दे आर सिंथेटिकली बिल्ड, हैविंग हाई ऑस्मोलैरिटी, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये कोलाइड्स हैं। लेकिन कोलाइड्स वो कैसे करते हैं? इन क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन 0.9% नॉर्मल साइन इनको डेवलप किया जाता है और ये खुद दिए जाते हैं टू होल्ड द वॉल्यूम इंट्रावेस्कुलर। ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, कैविटी के श्वासों से बाहर नहीं जाते। अब हमारा मामला यहाँ पर ये पड़ा हुआ है कि पेशेंट लीकेज फेज में है। जब लीकेज फेज में आया पेशेंट और आप चाह रहे हैं कि उसको मैनेज करना है तो आपने उसको दिया रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सेलाइन, ब्लड प्रेशर ऊपर हो नहीं गया और एडिमेंट बढ़ गया। आपने ऐसा तो बुलाया कि 1 लीटर और दे, जल्दी कर। उसने 1 लीटर और दिया, पेशेंट के साथ सांस की खराब हमने कहा लेसिक्स ला फटाफट, उसने जनाब लेसिक्स लगाया, यूरिन आउटपुट कोई नहीं है।
HOPG ने बताया ऐसा कौन सा पेशेंट जो नहीं है बिल्कुल जिसका पेरिफेरी जो नहीं है कूल काम ये हो गई है, लिस्टलेस हो गया, पेशेंट ड्राउजी हो गया, अब क्या करना है, कहता फटाफट ऑक्सीजन ला दे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो फैसला गलत हो गया है, अगर पेशेंट को आप लीकिंग फेस में है, आप स्लाइड्स दे रहे हैं, तो यही वाला सिनेरियो होगा जो मैंने आपको बताया, इमरजेंसी में होगा, यही वार्ड में हो जाएगी। फैसला ये करना है कि पेशेंट फेस में कैसे करना है। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, देखा abdominal cavity में तो कलेक्शन हुई, ऊंचाई बाहर क्यों नहीं, आपने एक्सरे करवाया, आपने देखा क्लोरोफिलियम, आपने हेमाटोक्रिट देखी 20% राइज है, आपने टॉर्निकेट टेस्ट किया 10 तो टीके ही बन गए, आपको पेशेंट इज इन लीकिंग फेज। अब क्या करना है, आपको वो मालूम चाहिए जिसका साइज इतना ज़्यादा हो कि जो कैपिलरी का सुराख जो बैन हो लीकिंग फेज तो उससे बड़ा हो, दैट इज डेक्सट्रान 40। डेक्सट्रान 40 मालिक्यूल है जो कि बड़े साइज का जो लीकिंग। समटाइम्स इवन आफ्टर गिविंग द डेक्सट्रान 40 पेशेंट फेल्स टू मेक हिज ब्लड प्रेशर अप टू द नॉर्मल। वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करना शुरू हुआ 120 सिस्टोलिक 110 100 90 ऐसा देगा, फटाफट डेक्सट्रान 40 लगाया, थोड़ी देर बाद जो ब्लड प्रेशर था वो 80 पे आ गया, उसने एक और ला दी, एक और लगा दिया, ब्लड प्रेशर 70 पे आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, वाला पढ़ लिया, डेक्सट्रान 40 दे दिया, फिर भी बात करनी जी डॉक्टर मरियम आप देख रही हैं एमरजेंसी में डेक्सट्रान 40 लग गया, वाला पढ़ लिया, घर वाले भी शोर में चाह रहे हैं कि बिल्डिंग मारना जा रहे, जल्दी करो डॉक्टर साहब, तुझे बिल्डिंग गला नहीं जा रहे हो, अब बताएं क्या करना। एनिमल डेक्सट्रान 40 ले लिया, ब्लड प्रेशर ऊपर भी जैसी फैली भेजो प्रेशर क्या करेंगे, आगे नहीं बिठाया रहा है, सीएक्स क्या करेंगे, आपकी कैपिलरी लीकिंग हो रही है, नॉन इन्फ्लेमेटरी है, नॉट इन्फ्लेमेटरी नहीं, हेटास्टार्च देंगे आप, हेटास्टार्च का साइज क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 40,000 डेक्सट्रान 40 का, हेटास्टार्च कितने 1 लाख, और भी बड़ा साइज कैसा भी बता रहे, इस स्लाइड हम इसलिए भी दे रहे हैं कि वो लीक हो रहे हैं, हमने डेक्सट्रान 40 दिया और 2 लीटर दे दिया, ब्लड प्रेशर अपनी जगह से थोड़ा नीचे आ गया, 80 से 70 हो गया, बिल्कुल जीरो नहीं हुआ, कुछ तो होल्ड हुआ ना, 4 से 6 घंटे तक होल्ड रहता है। अब वो ब्लड प्रेशर नीचे जा रहे हैं तो हेटास्टार्च करना है, जो हेटास्टार्च हैं वक्ती तौर पे काम करती हैं, डेक्सट्रान 40 इज द बेस्ट सोल्यूशन टू मैनेज द डैमेज। हेटास्टार्च हैज अ लिमिटेड वैल्यू, एक्सपेंड ज़्यादा करता है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाता, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है बाद में। पहले 2 दिन में जितना मर्जी फूड दो ओरल इन्फ्लुएंस करना चाहिए, तो उसके बाद जब लीकिंग फेज स्टार्ट हो जाए तो कितने देर लीकिंग फेज स्टार्ट करती है 48 आवर्स तक, 24 to 48 आवर्स, और बाद में किसी जब शॉप में जाना शुरू होता है तो 24 आवर में खत्म हो जाती है। थर्ड डे के बाद फ्लूइड मैनेजमेंट की जरूरत होती है। Total maximum duration of leaking is only for 48 hours. Once the patient is in shock, the leaking will usually end in 24 hours. Look to see whether fluids can be reduced a lot or stop after 24 hours. फैसला कैसे करना है, लीकिंग फेज में कितना फ्लूइड देंगे, मेंटेनेंस प्लस 5%, मेंटेनेंस प्लस 5%, फार्मूला इसको याद है, मेंटेनेंस का क्या मालूम है, फर्स्ट 20 then 100 ml then 50 and then 20 और 5% का क्या मालूम है जी, ये मुझे बताया कि वेट उतना नहीं 80 किलो का बनता है, 80 या 90 केजी, 90 केजी का आपने फ्लूइड देना है, तो पहले 10 आपने दे दिया 100 ml से 1000 ml हो गया, 1 लीटर हो गया, अगला 10 केजी आपने दे दिया 50 ml से 500 ml हो गया, इसी की तरह बच गया
90 kg है वेट प्रेशर जी। 70 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। नो, आंसर इज रॉन्ग जी। आपने जो वेट मैक्सिमम वेट लेना दैट इज 50 kg। लोड को कैलकुलेट करते हुए जो वेट शुड बी 50 kg। सीडीसी ने अभी जो 2021 की गाइडलाइन दी है सितंबर 2021, उसने थोड़ा सा आइडियल वेट को चेंज करके उसने पूरा एक पैरामीटर दे दिए हैं, इस वेट के ऊपर आप नहीं करते। मैं एंड दिखाऊंगा, आई 3 दिन पहले वो अपलोड हुई है, तो उसकी स्लाइड्स तो मैं प्रॉपर नहीं बना सका, लेकिन मैंने उसके डॉक्यूमेंट को ऐड कर दिया। अदरवाइज हम जो यूरोपियन, हम ईमा को फॉलो कर रहे हैं, यूरोपियन जो एसोसिएशन है मेडिकल एसोसिएशन, उसकी जो गाइडलाइन है वो यही है। मेंटेनेंस जो है वो वेट कौन सा होगा 5%। वो तो मैंने आइडियल का तो बता दिया, जो हमने मेंटेनेंस लोअर है ना वो डेफिसिट है 5%। ये वेट कौन सा है? हमने 22 किलो पे कैलकुलेट किया है, जो एट द एंड आया तो हमने 5% को कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो मेंटेनेंस ये डेफिसिट था, डेफिसिट प्लस 5% है ना, तो 5% कैसे आएगा? वो भी 50 kg की वेट लेंगे, 50 से ऊपर नहीं लेंगे। और ये जो हम फ्लूइड हम देंगे, हम कैलकुलेट हमने किया है 48 आवर्स के लिए कैलकुलेट किया है। देयर इज अ स्लाइड फ्लूइड डिस्ट्रिक्शन इन द क्रिटिकल फेज। फ्लूइड डिस्ट्रिक्शन करके देती है, क्यों देती हैं? डिस्ट्रिक्शन कर रही होती है, हमने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है, उसके ऊपर देंगे तो चाहे डेक्स्ट्रम 40 किलो कैपेबिलिटी होगी हो जाएगी, तो पेशेंट को दी अपने ही फ्लूइड में डाउन हो जाएगा, डूब जाएगा। डेक्स्ट्रम 40 और हेटास्टार से मैं आपको बता चुका हूँ which one is better, Dextran 40 is better. Hetastat is used only in limited cases when Dextran 40 fails to maintain the blood pressure. डिस्क्लाइड्स और क्लोराइड्स अभी मैं बता चुका हूँ। 2 लीटर तक हम दे सकते हैं, जब नहीं ना आ रहा तो 2 हम बोलस देंगे क्लोराइड्स के 2 लीटर तक। क्या हम एफएफटी दे सकते हैं फ्रेश फ्लोटेड प्लाज्मा? एक पेशेंट में मीटिंग में है, तो हमारा तो जो अल्लाह ताला ने बनाया वो तो प्लाज्मा बनाया हमने, तो हम प्लाज्मा क्यों नहीं देते? डेक्स्ट्रम 40 के चक्कर में पड़ जाते हैं जी, लीक कर जाएगा। और डेक्स्ट्रम 40 अवेलेबल ही नहीं है, डिजिटल जो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। आप DH2 मंदिर बाहुदीन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उसका नाम DH2 में लग जाते हैं ना लोग, यहाँ से जाते हैं किसी हॉस्पिटल में तो मिल जाएगा, वहाँ भी क्या करेंगे जाके पैसे की क्या भेजा सकते हैं। It is not an ideal solution to give because it is an isotonic solution. First, it will start leaking after giving the fluid, and in order to maintain the intravascular volume, you have to give a high dose, that is 40 to 50 ml per kg. एक पिंट ऑफ ब्लड में कितना प्लाज्मा निकलता है? 450 ml ब्लड में से कितना प्लाज्मा निकलता है? 80 to 100 ml। कितनी बोतल चाहिए? 50 को ज़रा दे दो, 50 kg आइडियल बॉडी वेट से 2500 ml। कितनी बॉटल चाहिए आपको? 25 बॉटल निकालेगा कौन और लगेगा कैसे? तो ना तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है, इजीली लीक हो जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, इसलिए ये फिजिबल नहीं होता। सो इट इज़ नॉट बीइंग रिकमेंडेड। प्लेटेड ट्रांसफ्यूजन, इस तरह कॉन्सेप्ट करके ये सुन लीजिए आप उससे। प्लेटेड जैसे 50,000 से नीचे होते हैं रौला लग जाता है, प्लेटेड लगा दीजिए, बैठो अरेंज करो, भागो दौड़ो। घर वाले भी एप्रीहेंशन होती है, डॉक्टर्स की भी होती है, तो किसको लगाने हैं किसको नहीं लगाने। अगर डेडली फीवर है और उसे कोई भी टीके इक्विमोसिस तो है हल्का, लेकिन देह में म्यूकोजल ब्लीडिंग नहीं है, ठीक।
और पेशेंट जो है वो फेब्राइल फेज को अभी क्रॉस नहीं किया, इनका फेब्राइल फेज है। तो जब तक कोई म्यूकोजल ब्लीडिंग नहीं आएगी या पीछे जो है वो बड़े बड़े आपके स्किन ब्लीडिंग में नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, आप उसे प्लेटलेट नहीं देंगे, चाहे वो 10,000 ही प्लेटलेट क्यों ना हो जाए। अगर ब्लीडिंग एविडेंस मिले आपको, म्यूकोजल ब्लीडिंग हो जाए, स्किन ब्लीड हो जाए, जेनिटल यूरिनरी ब्लीड हो जाए, बावल में ब्लड आना शुरू हो जाए, यूरिन में आना शुरू हो जाए, तो ही आप उसको देंगे, अदरवाइज आप नहीं देंगे। अगर प्लेटलेट 50 से ऊपर है और पेशेंट ने ब्लीड करना शुरू कर दिया और डेंगू फीवर है, शुड वी गिव द प्लेटलेट? एक पेशेंट डेंगू फीवर का प्लेटलेट 50,000 से ऊपर है, पेशेंट ने ब्लीड किया, शुड वी गिव? जी हाँ, भी आप दोगे इमरजेंसी पैसा के बाद में करते हैं। 50,000 से ऊपर प्लेटलेट्स हैं, पेशेंट ब्लीड कर रहा है, डेंगू फीवर है, दोगे कि नहीं दोगे? 1 लाख से नीचे हैं, 50 लाख से ऊपर 80,000 है, और उससे पहले आईक्यू भी नहीं थी, पहले थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उसको नहीं था। यहाँ पे आप कंसीडर करोगे से फैक्ट्स आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, फॉर क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड नॉर्मलिटी, अंडरलाइन लिवर सोर्सेज तो नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है, उससे भी तो ब्लीड कर सकता था। अगर पेशेंट का फैक्टर 7 फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी चल रही हो, वांगली ग्रैंड डिजीज हो, उसे क्या होगा, वो करेगा। तो वो जिनमें पेशेंट में ब्लीडिंग हो जाए 50,000 से ऊपर और उनमें कोई भी आपको एविडेंस ऐसा नाम मिले जिसके ऊपर आप ये कह सको कि प्लेटलेट जब आपने 1 दफा करवाया, 2 दफा करवा लिया, आपने देखा 50,000 से ऊपर है, तो पेशेंट आइडियली शुड नॉट ब्लीड। पेशेंट का ब्लीड करते हैं जो क्लिनिक वाला 10,000 से नीचे, और जो क्रॉनिक वाले हैं वो 25,000 से नीचे ब्लीड करना शुरू करते हैं। नॉन केस ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, तो प्रीमेच्योर प्लेटलेट्स भी बीच में काउंट हो जाती हैं जब वो लैब कर रहे हो। अगर वो पेशेंट जिसे 50,000 से ऊपर है, डेंगू फीवर है, डेंगू हेपेटाइटिस फीवर नहीं है, वो ब्लीड करते हैं, तो आप इमरजेंसी मैनेजमेंट तो करोगे, क्लॉटिंग फैक्टर भी दोगे, एफएफपी दे दोगे, 7+7 प्लेटलेट भी दे दोगे, लेकिन आप वर्कआउट करोगे फॉर पॉपुलेशन एब्नॉर्मैलिटी, जिसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होगा। जो प्लेटलेट हैं उनका एक डिसऑर्डर होता है मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं। कितने टाइप्स का फंक्शनल डिसऑर्डर कौन बताएगा? पढ़ा मैं तो कर दिया हूँ, ऐसा तो बताओ 5 टाइप कौन सी हैं फंक्शनल प्लेटलेट डिसऑर्डर्स की? जी डिसऑर्डर कौन सी हैं? एडिशन इफेक्ट हो सकती है, एक्टिवेशन इफेक्ट हो सकती है, और एग्रीगेशन इफेक्ट हो सकती है, और जो एग्रीगेशन एक्टिवेशन जो कैस्केड बनते हैं उसके एब्नॉर्मैलिटीज, ये सारी 5 एब्नॉर्मैलिटीज हैं, ये हो सकती है। अगर पेशेंट को प्लेटलेट की